गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी जो सैम रहती है वो नेहा के साथ बहुत सारा हैप्पी टैफी मोमेंट्स बिताती है और बहुत सारा अपने साथ टाइम स्पेंड करती है। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है जैज़ के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करती है, बट इनके बीच में कुछ लवी डवी मोमेंट्स ही नहीं होते हैं सिवाय किसके, क्योंकि जैज़ बोलते हैं कि टाइम चाहिए, रिलेशनशिप को टाइम देने के साथ ही बढ़िए, जल्दी हम क्लोज होंगे तो ज़्यादा बेटर नहीं है। और यहाँ पर हर एक चीज़ है बहुत अच्छे से चल रही रहती है और रात को ये लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। पर जब मॉर्निंग का टाइम होता है तो आंटी आ जाती हैं, नेहा की मॉम आती है और वो इन दोनों को उठाती हैं। तो जो जैस रहती है वो बहुत कॉल्स करती है, सैम फिर उठती है कॉल्स के बाद और नेहा इधर आ जाती है और इशिका सैम के पास जाती है। जब इशिका सैम के पास जाती है तो वो ये देखती है कि जो सैम है, फिर उनके बाद ये लोग बहुत जल्दी रेडी होते हैं, दोनों रेडी हो जाती हैं, आंटी आती हैं, आंटी सबको नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती हैं। तो जो सैम रहती है वो बहुत जल्दी रेडी होती है क्योंकि उसे टाइम देखती है तो वो ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। नेहा को भी टाइम की पता चलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके रहते हैं ये लोग ऑफिस के लिए। सब कुछ फटाफट रेडी होकर नीचे की तरफ जाते हैं। जो जैस और इशिका रहते हैं इन लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ एक तो कॉलेज में रहता है और एक अपने आर्टिस्ट वाला फेस रहता है, जो कभी भी उठे आर्टिस्ट काम करे, तो वो रहते हैं। तो सैम बोलती है कि कोई बात नहीं, और ऐसे करके ये लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना करते हैं और चले जाते हैं। सैम जो रहती है वो कैब बुक करती है, नेहा के साथ निकल जाती है। नेहा पूरे रास्ते भर सैम को मतलब हाथ को होल्ड करते हुए जा रही रहती है। तो सैम बोलती है कल मज़ा आया, तो नेहा बोलती है हाँ, क्यों, नहीं आना था क्या? तो कहती नहीं, आपका ये रूप मैंने नहीं देखा था ना। तो कहती अच्छा, पहले भी देख चुकी हो? कहती हाँ, वाइफ को थोड़े टाइम के लिए मायके भेज दो तो उसके बाद ये रूप देखने को मिले, तो मैं तो हर हफ्ते वाइफ को एक बार मायके ज़रूर भेजूँ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मूड के ऊपर रहता है ना, कभी कभार हो जाता है। हाँ, ये लोग जब अपनी कैब में एक दूसरे के साथ बात कर रहे रहते तो बहुत स्लो वॉइस पे बात करते हैं और बहुत कम वॉइस होती है इनकी, क्योंकि जिससे सामने वाला जो ड्राइवर है वो कुछ ना सुन सके। और ये लोग मस्ती मजाक में जब जाते हैं, जब वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो अक्षिता एकदम से आके नेहा को हक करती है, और जो सैम रहती है वो अपने कैबिन में चली जाती है। अक्षिता एकदम से हक करते हुए बोलती है कि क्या मैडम, हुआ कि नहीं, या फिर अभी तक यही सोचती रही कि रात को स्टे कैसे करूं? फिलहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि साथ में आए हो तो स्टे तो हुआ होगा ना। अच्छा बताना क्या क्या किया? तो वो कहती है यार तुझे बड़ा इंटरेस्ट है, नेहा बोलती है। तो सैम तभी अक्षिता कहती है हाँ ऑफ कोर्स, लुक लुक एट द सैम यार, शी इज डैम हॉट, शी इज अ डैम सेक्सी यार। अगर तेरा कभी कुछ ना हुआ तो मुझे ट्राई करने को मौका मिलेगा क्या? तो अभी नेहा एकदम से गुस्से से देखने लगती है, अरे मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ, तू इतना सीरियस क्यों हो रही है यार, तुझे तो पता है मेरा बॉयफ्रेंड है और अनफॉर्चुनेटली आई एम एंगेज्ड, मेरी इंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो यार इतना इतना ज़्यादा तेरे अंदर जेलसी पजेसिवनेस है। तो नेहा बोलती है यार मैं सीरियस हूँ उसको उनको लेकर, सैम मुझे वाइफ बोलती हैं और मैं सब बहुत टाइम से यार वाइफ वाली फीलिंग ही आती है उनके साथ। तो यार जब मेरी वाइफ को कोई ऐसे बोलेगा कि यार मैं ट्राई मारूँ, तो यार थोड़ा तो इनसिक्योरिटी, गुस्सा, पजेसिवनेस तो बनती है ना। अक्षिता कहती है हाँ यार बनती तो है, डेफिनेटली बनती है, पर वो सब बाद में बनेगी, पहले तो तू बता तूने रात भर किया क्या? तो वो कहती है यार कुछ नहीं, कुछ यार प्राइवेट मोमेंट है, वो मैं तुझे क्यों बताऊँ? अरे बता ना यार, तो क्या शेयर करने में ही मज़ा आता है। वो क्या है ना, जब मैं कुछ करती हूँ तो मैं तुझे आकर बताती हूँ ना, तो यार तू बता ना यार, मुझे बस ये जानना है कि वाइल्ड कौन था। तो नेहा अपना सर नीचे झुकाती है और बोलती है यार इस बार वाइल्ड मैं थी। तो अक्षिता को यकीन नहीं होता है क्योंकि एक स्वीट इनोसेंट क्यूट सी गर्ल
ये कहती है कि आई एम वाइल्ड। तो अक्षिता वाज लाइक ये क्या बोल रही है। और वो थोड़ी देर तक बोलती रहती है तू क्या बोल रही है, तुझे यकीन भी हो रहा है। तो कहती है यार जो सच है वही तो बोल रही हूँ, इतनी देर से बोल रही थी बता बता बता, अब जब बता दिया है तो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। मैं थी एंड सैम वाज लाइक सैम इज़ डेफिनेटली कोऑपरेटिव और बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। अच्छा मोमेंट था, लवी डवी मोमेंट्स हो गए। अक्षिता हंसती है और बोलती है चल ठीक है अभी ऑफिस में चलते हैं, तेरी प्यारी प्यारी राम कथा मैं धीरे धीरे ऑफिस में सुनती रहूँगी, बट अभी अगर हमने पंच नहीं किया ना तो फिर हमारा पंच बैग बन जाएगा, चलो जल्दी से। ऐसे कह के नेहा और जो हमारी अक्षिता रहती है वो अंदर जाती है, पंच करती है और अपने काम में लग जाती है। वहाँ पर जो सैम रहती है वो भी अपने काम में लग जाती है। सैम के पास बहुत ज़्यादा काम रहता है क्योंकि एक तरफ वो यहाँ पर आके वो प्रोजेक्ट के लिए भी काम कर रही रहती है, लेकिन दूसरी तरफ वो एज अ मैनेजर रहती है अपनी कंपनी की। तो जितने भी फाइनेंस जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स के डिपार्टमेंट से जितना भी उसे काम रहता है उसे वो भी कॉर्पोरेट संभालना रहता है। बहुत ज़्यादा हैक्टिक लाइफ हो गई थी क्योंकि जब वो वहाँ रहती थी तो उसे इतना इश्यूज नहीं हुआ रहता था क्योंकि वो दोनों चीज़ें एक साथ हैंडल कर लेती थी। पर यहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या बोलते हैं नेहा की वजह से आई रहती है और 1 हफ़्ते का टाइम रहता है उसे। अब उसके में से 1 हफ़्ते में से 2 दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। अब उसके पास ले दे के सिर्फ 5 डेज़ रहते हैं। अब इस 5 डेज़ में उसे इतना ज़्यादा टेंशन रहता है कि अपने सास ससुर को पटाना है, नेहा को 5 डेज़ के बाद लेकर जाना है अपने साथ और वहीं पर प्रोजेक्ट आगे कंटिन्यू करना है। तो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। और इसी ड्यूरेशन में उसका थोड़ा-सी तबीयत भी ख़राब होने लगती है क्योंकि वो खाने पे फ़ोकस नहीं कर रही रहती है और उसको टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उसका हेडेक हो रहा था, तभी नॉक नॉक होती है तो वहाँ पर वो बोलती कम इन। तो अक्षिता आती है और अक्षिता बोलती है कि मैम ये फाइल्स है, आपने वो जो मंगवाई थी जिसके लिए पेन ड्राइव में ये सारी फाइल्स है, आप देख लीजिए कि कोडिंग सही हुई है कि नहीं, अगर कुछ और है तो हम इसमें ऐड ऑन्स कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं देख लेती हूँ। तभी वो अपने सर के ऊपर हाथ मतलब सर पे हाथ रखी रहती है और बहुत हो रही थी। तो अक्षिता पूछती है आर यू ओके। तो वो कहती है यस आई एम ओके। तो कहती है नो मुझे नहीं लगता है कि आप ठीक हैं, आपका सर दुख रहा है। तो सैम कहती है हाँ वो थोड़ा हेडेक हो रहा है मुझे और थोड़ा काम कर कर के ज़्यादा हो जाता है ना प्रेशर, तो थोड़ा हेडेक हो रहा है। नहीं वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती ओके। ऐसे कह के जो अक्षिता रहती है वो कैबिन से बाहर निकल जाती है और दूसरी तरफ वो नेहा को आकर बोलती है यार वो सैम का ना हेडेक हो रहा है। तो कहती है अरे यार सैम का हेडेक बहुत गंदा होता है, उसे ना मतलब मसाज की ज़रूरत होती है तब जाकर ही उसका हेडेक बंद होता है। तो कहती है तो फिर जा मसाज दे दे। तो कहती कैसे दूँ यार मसाज, मैं ऑफिस में हूँ। तो कहती कि हाँ तो ऑफिस में भी लंच ब्रेक में मसाज दे देना। तो कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। फिर थोड़ा काम कंप्लीट होता है, सब 1 डेढ़ घंटे के बाद जैसे ही फ्री होते हैं तो जो सैम रहती है वो लंच टाइम पे भी बाहर नहीं निकलती अपने कैबिन से क्योंकि उसका हेडेक बहुत ज़्यादा होता है। तो वो कैबिन से बाहर ही नहीं निकलती। दूसरी तरफ जो हमारी अक्षिता रहती है और बाकी सब लोग होते हैं ये कैंटीन जा चुके रहते हैं खाना खाने के लिए। नेहा को भी कैंटीन जाना रहता है लेकिन वो नहीं जाती है, वो अंदर की तरफ आती है और आकर सैम को बोलती कि सैम आपको क्या हो गया। तो कहती है यार नी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा है यार, समझ में नहीं आया। तो कहती है ओके ओके काम डाउन मैं करती हूँ। फिर वो लेती है, उसे पहले तो दवाई देती है, डिस्पिन की दवाई देती है। डिस्पिन की दवाई खाने के बाद उसके हेड को लेके बहुत प्यार से उसको हेड मसाज देती है। बहुत देर तक मसाज देने के बाद उसे बेटर फील होता है क्योंकि तब तक दवाई भी अपना असर कर चुकी रहती है। 5 से 10 मिनट में दवाई भी असर कर देती है और उनका वो हो जाता है। पर वो दवाई कब ज़्यादा असर करती है जब आप कुछ खाते हो। तो वो एकदम से हाथ पकड़ती है और सैम बोलती है नहीं मेरा कुछ खाने की इच्छा नहीं है, मुझे नहीं खाना। तो कहती चलो तो कैंटीन में कॉफ़ी पी लेना या कुछ भी कर लेना पर चलो तो प्लीज़। फिर उसके बाद वो जाती है और अच्छे से जाती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, और जाकर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं ये लोग। तो वो वहाँ पर जाके थोड़ा सा सैंडविचेस खाती है, कॉफ़ी पीती है। बाकी जो नेहा रहती है वो भी उसी के साथ बैठ के खा रही रहती है
और ये लोग का मूवमेंट इस तरीके से बीत जाता है। तभी वो उससे पूछती है कि सैम कुछ ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो कहती है बेबी आई हैव ओनली 5 days फॉर माई वर्क पर्पस ऑल्सो, फॉर इम्प्रेस माई इन लॉज ऑल्सो, और मुझे आपको लेकर जाना है इस 5 days के अंदर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, कैसे इस 5 days में मैं अपनी अपनी सास ससुर को पहले इम्प्रेस करूँ। काम का तो ऐसा है मैं हैंडल कर लूँगी, और मैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर भी रही हूँ, लेकिन अ, बाकी उनको कैसे इम्प्रेस करूँ। तभी वो हंसते हुए बोलती है, देखो मॉम को कल भी आपने जो उनके लिए गिफ्ट्स दिए उनसे वो काफ़ी इम्प्रेस हुई हैं, पापा भी इम्प्रेस्ड है, ऐसा कुछ है नहीं, बस क्या होता है हम अगर जल्दबाजी में करेंगे तो हमारे पास नहीं होगा। और अगर इस एक हफ्ते में हम नहीं भी माने मॉम डैड, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके मान जाएंगे। आप अगर चले भी जाओगे तो कोई इशू नहीं है, हम टच में तो रहेंगे। सैम को ये बात अच्छी नहीं लगती है। सैम बोलती है, नहीं बेबी, मुझे नहीं दूर रहना है, मुझे बस और बस आप चाहिए। आप मेरी वाइफ हैं, मैं अपनी वाइफ को दूर नहीं रख सकती, मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो देखते हैं कैसे करना है। दूसरी तरफ जो इशिका रहती है वो जैस को छोड़ती है, और ये लोग भी, जब वो जैस को छोड़ के जा रही रहती है तो जाते जाते वो जैस को एक चिक्स पे किस करती है और बोलती है बेबी ध्यान रखना अपना। तो जैस को बहुत अजीब सा फील होता है, क्योंकि कभी भी उसने किसी के मुंह से बेबी या इस टाइप के वर्ड्स नहीं सुने रहते हैं अपने लिए। हालांकि जो सैम है वो बेबी वगैरह पहले नेहा को बोलती थी, पर अब तो वो वाइफ ही बोलती है। तो उसको साउंड्स अजीब सा लगता है, लेकिन वो बहुत ब्लश कर रही रहती है, चुपचाप चली जाती है। इशिका जब देखती है तो उसे भी बहुत हंसी आती है कि जो जैस है वो इतना ज़्यादा ब्लश कर रही है, और वो वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो कॉलेज की तरफ जाती है, फिर उसको उसके फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ बिजी हो जाती है। यहाँ पर जो जैस रहती है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि उसे अपनी पेंटिंग ख़त्म करनी है, और इतना टाइम उनके पास भी नहीं रहता है, क्योंकि जब तक नेहा है, जब तक सैम है, तब तक जैस भी रुकेगी, फिर उसके बाद वो भी ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है। तो हर चीज़ दिमाग में रखना और हर चीज़ बहुत ध्यान से रखने के बाद वो अपनी पेंटिंग स्टार्ट करती है। बहुत सारी पेंटिंग स्टार्ट करने से पहले वो अपना जो ड्राइंग बुक रहती है उसे ओपन करती है, जिसमें उसने पेंटिंग करी रहती है। फिर बाद में ना वो बहुत सारे नेट पे सर्च करती है कि क्या क्या ऐसी चीज़ है, क्या किसी ने कोलैबोरेशन करके कुछ अच्छा बनाया है कि नहीं। बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि मैं इस थीम पे ले सकती हूँ, लेकिन अभी भी मैं बहुत अधूरी हूँ। क्योंकि अगर एक पेंटर या एक बोलो एक आर्टिस्ट के लिए उसकी जो ड्राइंग उसकी जो पेंटिंग होनी चाहिए वो बहुत यूनिक होनी चाहिए, जब सामने वाला उसकी पेंटिंग देखे तो उस पेंटिंग में जीना सीखे। तो ये चीज़ उसके दिमाग में हमेशा से रहती है, जैस के दिमाग में। तो वो ये कहती है कि अगर मैं पेंटिंग एग्जीबिशन में, मेरी सारी पेंटिंग्स तो पहले से बन चुकी है, पर मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनानी है जो जो माइंड ब्लोइंग हो, मतलब जिसको देखकर एक रियलिटी से भी जुड़ सकें और हर चीज़ से जुड़ सकें। वो वाली चीज़ उसको जाननी रहती है। तो वो पेंटिंग जब बनाती है तो उसका पेंटिंग में से आधी पेंटिंग बन चुकी रहती है, जिसमें उसने एक अपनी हाई हाई सोसाइटी बताई रहती है, और दूसरे पार्ट में उसने एक बताया रहता है कि हाई सोसाइटी के बाद एक मिडिल क्लास। बट उसे अब ये दिमाग में रखना रहता है कि कैसे वो अपनी हाई सोसाइटी और मिडिल क्लास फैमिली को एक प्रॉपरली रूट करे, और एक पेंटिंग में एक जर्नी दिखा सके। उसे एक जर्नी दिखानी रहती है कि एक एक तरफ गरीबी, एक तरफ अमीरी, और उन दोनों के बीच का स्ट्रगल, वो सब उसके दिमाग में रहता है। तो फाइनली शी इज़, आफ्टर अ सर्टेन लॉन्ग टाइम, वो जब रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसे पेंटिंग में क्या चाहिए। पर उस पेंटिंग को बनाने का तरीका और हर एक चीज़ करना इतना इजी नहीं रहता है, क्योंकि उस पेंटिंग में अलग अलग, तो उसको स्ट्रगल वगैरह वो सब डालना रहता है।
इस बार वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी रहती है कि उसे करना कैसे है। लेकिन अगर आपके थॉट फॉर्म्स भी हो, अगर उस थॉट फॉर्म्स को अगर आपको पिक्चराइजेशन करनी है या फिर उसे एक पेंटिंग के थ्रू डालना है, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। लेकिन किस तरीके से डालना है, क्या करना है, वो सब अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है और बहुत ज़्यादा इशू हो चुका रहता है कि अब कैसे करना है, क्या करना है चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर जो जैस रहती है वो अपनी रिसर्च में ही डूबी हुई रहती है, पर दूसरी तरफ जो हमारी अ, इशिका रहती है वो बहुत इन्जॉय कर रही रहती है, क्योंकि वो तो बच्ची रहती है, उसे कॉलेज लाइफ को आखिर टाइम तक इन्जॉय करने में ही बिज़ी रहती है। जो सैम रहती है वो अपने काम में बिज़ी रहती है और जो नेहा है वो भी उसके साथ काम में बिज़ी रहती है। ऐसे करके ये पूरा दिन लगभग बीत ही चुका रहता है और जब शाम का टाइम होता है तो जो सैम है वो निकलती है अपने घर के लिए और जो नेहा है वो अपने घर के लिए निकलती है। सैम जब रास्ते से जाई हुई रहती है तब एक तरफ वो आगे जाते हुए देखती है, तो उसने कैब बुक करी रहती है, कैब में आगे जाते हुए देख रही रहती है तो एक तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी रहती है और जो कैब वाला बोलता है कि मैडम आगे ना ट्रैफिक जाम है। तो वो कहती है कि हुआ क्या है, तो वो कहती है पता नहीं सर मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है किसी का। तो कहती है आप उतर के देखिए ना, कुछ हेल्प हो सकती तो हम करेंगे। तो वो जो ड्राइवर रहता है वो तो बहुत बड़ा फट्टू रहता है, बोलता है मैम मैं नहीं उतरूँगा, मैम मुझे इन सब चीज़ों पे फंसने की कोई फंसना नहीं है। और फालतू का कोई भी फंसा देता है हम ड्राइवर्स को, आप तो जानती हैं हमारे पीछे तो वैसे भी लोग पड़े ही रहते हैं, लड़की का केस हो या लड़के का केस हमें ही हर बार सुनाया जाता है। तो जो सैम रहती है वो बोलती है ऐसा नहीं है भैया, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, हमें जाकर देखना चाहिए, अगर हम मदद कर सकते तो हम करेंगे ना। तो वो कहती है यार मैम, मैम प्लीज़ मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो वो कहती है अच्छा आप यहीं रुको, मैं उतर के देखती हूँ। तो वो उतरते हुए देखती हुई जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि लोग खड़े हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, मदद नहीं कर रहे। तो एकदम से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आप कर क्या रहे हो, आप लोगों को फ़ोटो खींचने की पड़ी हुई है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आप हेल्प नहीं कर सकते हो। तो वो जो बंदा रहता है, जो जिस मेल पर्सन का एक्सीडेंट हुआ रहता है, उसका जो फेस रहता है वो पीठ के थ्रू रहता है, मतलब जो पीठ दिख रही रहती है सैम को, उसका फेस नहीं दिख रहा रहता है। तो जो सैम आती है वो एकदम से नीचे झुकती है और उस इंसान को ऐसे पलटती है। तब वो जब पलटते हुए देखती है तो वो देखती है कि ये तो नेहा के फादर हैं और वो एकदम से डर जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर पे चोट लगने की वजह से ब्लीडिंग हो चुकी रहती है और लोगों को वहाँ पर फ़ोटो खींचना या फिर अपनी खुद की चीज़ों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहता है। तो वो एकदम से पूछती किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया। तो वहाँ के लोग, वहाँ से एक जन निकल के बोलता है हाँ मैडम मैंने एम्बुलेंस को तो कॉल किया है बट अभी तक आई नहीं है। तो वो कहती है ठीक है ठीक है। फिर यहाँ से वो एकदम से बोलती है कि एम्बुलेंस छोड़ो, इतना टाइम नहीं है, भैया आप मेरी थोड़ी सी मदद करोगे, मेरी गाड़ी पीछे कैब रखी हुई है, वो कैब में बिठा के लेके जाएंगे। तो कहते कि मैडम ये तो पुलिस केस होगा। तो कहते मैं देख लूँगी, ये मेरे फादर हैं। जैसी वो ये बोलती कि सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कोई किसी से इतना सवाल नहीं पूछता कि ये फादर है, मतलब उसने तो सबको कह दिया रहता है फादर है। तो एक्चुअली में वो नेहा के फादर रहते हैं तो उसके तो ससुर जी हुए ना, तो वो फादर कह देती है। तभी वहाँ के लोग बिठाते हैं। तो जो कैब वाला रहता है कहता है मैडम आप किसको लेकर आ रही हो मेरी गाड़ी में बिठाने के लिए। तो कहती है डिफ़र, ये मेरे फादर हैं, चुपचाप जल्दी से चलो। और ये सुनकर कैब वाले को तो पहले तो वो डर चुका रहता है, लेकिन कैब बुक करी रहती है और उस समय ह्यूमैनिटी तो दिखानी ही थी। तो वो बंदा भी कार को लेके चलता है और वो कहता है यहाँ पे जो सबसे फास्ट हॉस्पिटल हो वो लेके चलो। फिर यहाँ से जितनी जल्दी हो चुका रहता है वो फास्ट हॉस्पिटल में लेके जाता है। जैसे ही वो लेकर जाता है तो वहाँ पर जो डॉक्टर रहती है वो कहती है कि मैं इनको एडमिट तो कर दूंगी लेकिन यहाँ पर पुलिस केस होगा, तो क्योंकि ये हिट एंड रन केस है। तो वो बोलती है कि मैम मैं सब कुछ संभाल लूँगी पर मेरे पहले फादर का ट्रीटमेंट करिए। तो कहती कि नहीं पहले ट्रीटमेंट नहीं होगा, पहले एफआईआर दर्ज होगी। सैम को इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ रहता है लेकिन सैम अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। तभी वो बोलती है, बहुत अच्छे से बोलती है कि मैं करवा दूंगी, पहले ट्रीटमेंट करो, उनका ब्लीडिंग हो रही है। पर वो जो डॉक्टर रहती है वो सुनती ही नहीं है। वो डॉक्टर बोलती है मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलती हूँ, मैं नहीं करूँगी।
तभी सैम का दिमाग इतना ख़राब होता है, वो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाती है जो पुणे में ही रहती है, और उसका नाम रहता है यामिनी। यामिनी को बोलती है, यार तू टीवी रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट, जल्दी आ। और वो जर्नलिस्ट रहती है। जैसी वो यामिनी को फ़ोन करती है, यामिनी अपनी पूरी टीम के साथ आती है और वो लाइव टेलीकास्ट करती है कि ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ पर हेल्प नहीं करी जा रही रहती है। सैम भी वहाँ रहती हैं। और जैसी वो लाइव होती है तब वो डॉक्टर बोलती है कि प्लीज़ आप रोक दो, मैं लेके जाती हूँ, प्लीज़ मेरी इज्जत का ध्यान रखो। तो जो सैम रहती है वो बोलती है, प्लीज़ यार लाइव टेलीकास्ट मत करना इसको। तो कहती है, ठीक है, मैंने तो बस झूठ कहा था कि मैं लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो इतने से में डर जाएगी। तो कहती, थैंक यू यार तेरे आने पर। हाँ पुलिस केस है यार, वो तो मैं करूँगी, पर ये लोग ट्रीटमेंट ही स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यार। तो कहती है, हाँ पर कौन है ये यार? कहती है, यार मेरी गर्लफ्रेंड के फादर हैं। तो यार कुछ हो जाए यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो कहती, तू डर क्यों रही है यार, कुछ नहीं होगा। और जब तक वो डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका रहता है, वो डॉक्टर बोलती है, तो फिर वो कहती है, वापस आके बोलते हैं कि उनको ना ब्लड की कमी हो चुकी है, ब्लड चाहिए होगा। तो वो पूछते हैं कि क्या है ब्लड ग्रुप। तो वो बोलती है ए पॉजिटिव है वो उनका ब्लड ग्रुप। तो सैम बोलती है, मेरा भी ए पॉजिटिव है, आप मेरा ले लीजिए। तो सैम अपना ब्लड देने के लिए वहाँ चली जाती है। तो वो ब्लड दे रही रहती है और काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट हो चुका रहता है। तो डॉक्टर आकर बोलते हैं कि उनको स्टिचेस लगे, उनको हम 24 घंटे तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। वैसे तो खतरे की कोई बात नहीं है, स्टिचेस हैं, लग चुकी हैं, पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। और प्लीज़ आप अब तो यार पुलिस केस करो यार, मैंने ट्रीटमेंट भी कर दिया यार, मेरी जॉब चली जाएगी। डॉक्टर थोड़ा लाउड वॉइस में बोलती है। तभी जर्नलिस्ट बोलती, क्यों जाएगी आपकी जॉब? आप ये बताओ, क्यों जाएगी आपकी जॉब? किस बात की जॉब जाएगी? जब आप डॉक्टर बनते हो तो आप ओथ लेते हो कि आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमेशा से मदद करोगे डॉक्टर की। फिर अब अगर पुलिस केस हो या ना हो तो आप मदद नहीं करोगे क्या? पहले आपकी जो प्रायोरिटी रहती है वो बचाने की होती है। आपको पहले एक मरते हुए इंसान को बचाना है, तभी तो उसे डॉक्टर कहा जाता है। अरे आप लोग तो रूप होते हो भगवान का दूसरा, जो बचाते हो एक इंसान को मरने से। फिर आपके ऊपर कैसे कोई बोल सकता है? हम जर्नलिस्ट जब जर्नलिस्ट बनते हैं तो हमें सच्चाई सबके सामने लानी रहती है, ये हमारी ओथ रहती है। पुलिस वाले का ओथ रहती है कि वो कुछ भी हो जाए वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाएगा। सबकी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को निकाल सकता है। आप इतना क्यों डर रही हैं? और रही बात पुलिस केस की, तो अब पुलिस केस होगा और वो उस जगह पर भी होगा और हर चीज़ पता करी जाएगी। आप टेंशन क्यों ले रहे हो? यामिनी बहुत अच्छे से समझाती है डॉक्टर को। फिर डॉक्टर थोड़ी सी पैनिक होना कम करती है, क्योंकि एक्चुअली वो जो हॉस्पिटल रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई सोसाइटी का रहता है और थोड़ा ना थोड़ा वो पॉलिटिशियन का रहता है, और वो किसी भी प्रॉब्लम में फंसे नहीं, इसलिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं। पर यामिनी बताती है, तभी यामिनी अपने ही एक पुलिस फ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे बुलाती है। तब वहाँ से उसका पुलिस वाला फ्रेंड आता है और वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है और वो पूछता है कि कहाँ पर मिली थी, और वो एफआईआर दर्ज कर देता है। एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी स्टार्ट। तो उसके लिए एक्चुअल में अंकल का वेकअप होना, अंकल का होश में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि स्टेटमेंट तो वही देते, पर वो जो होश में नहीं थे। तब जो रहता है वहाँ से स्टेटमेंट, वो सैम का स्टेटमेंट लेता है वहाँ पुलिस वाला और पूछता है कि आप बताओ कि ये कहाँ मिले थे आपको। तो वो सब कुछ लोकेशंस वगैरह बताती है, चीज़ें। जो ड्राइवर रहता है वो भी थोड़ा पुलिस से डरता रहता है। तो पुलिस वाला है वो ड्राइवर के पास जा ही रहा रहता है। तभी सैम बोलती है कि आप उसके पास मत जाइए, वो वैसे ही डरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से तो मुझे लेकर आया है। तो कहते हैं, इसमें डरने वाली क्या बात है किसी की मदद करने पे? तो कहता है, पता नहीं, सामने वाले का जैसी सोच वैसा, पर आप उसको कुछ ना ही बोलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो कहती है, ठीक है, आपके कहने पे हम छोड़ देते हैं। पर वो जो क्राइम सीन हुआ रहता है, जहाँ पर चीज़ें हुई रहती है, वहाँ पर पूरी की पूरी जाके इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि हिट एंड रन केस है। बाई चांस अगर डेथ हो जाती तो बहुत इश्यूज होता, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन होना स्टार्ट हो जाती है।
दूसरी तरफ जो सैम को बहुत ज़्यादा कॉल आए रहते नेहा के कि कहाँ पर है, क्या है, तो नेहा भी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है क्यों कि कहाँ है, सैम कॉल नहीं कर रही। दूसरी तरफ जो नेहा की मॉम है वो नेहा के पास आकर बोलती कि तुम्हारे पापा भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं यार, कभी ऐसा होता नहीं कि पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और फ़ोन का मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका रहता है, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो नेहा को और ज़्यादा वरीडनेस हो जाती है। वहाँ इशिका भी बहुत फ़ोन करती है, बहुत फ़ोन करती है, नहीं होता है। तो पापा को फिर वो एकदम से ना सैम को कॉल करती है, तो सैम भी फ़ोन नहीं उठाती है। तब जो नेहा रहती है वो जैस को कॉल करके पूछती है कि जैस, सैम कहाँ पर है। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता यार, वो मेरा भी कॉल पिकअप नहीं कर रही है, पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं पता। और वो कहती है यार मेरे पापा भी नहीं आए हैं और सैम भी नहीं है, मुझे सैम की हेल्प चाहिए थी, उसके उसके फ्रेंड्स के थ्रू मेरे पापा के बारे में पता लगा सकें। तो वो कहती है यार कौन से फ्रेंड्स की वजह से। तो कहती है यार सैम के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो अगर मैं उसको बोलती तो वो कहीं ना कहीं से मेरे पापा के बारे में पता लगा चुकी होती। तो कहती है कोई बात नहीं है, आप मुझे दो, मैं पता लगाती हूँ। तो जो जैस रहती है उसको उसके पापा का चीज़ें दी जाती है, मतलब नाम वगैरह, फ़ोटोज़ और ख़ासकर मोबाइल नंबर दिया रहता है। तो वो कहती है कि वो पता लगा लेगी। फिर वो यहाँ थोड़ी देर के बाद जाती है, सैम को भी बहुत कॉल करती है लेकिन नहीं होती। फिर सैम को एकदम से मोबाइल उसको याद आता है कि उसको अपना मोबाइल देखना चाहिए। तो सैम जैसी मोबाइल देती है तो उसमें जैस के बहुत सारे मिस कॉल देखती है। तो वो जैस को कॉल करके बोलती है, तो कहती है कि यार तू कहाँ पर है यार, मैं तेरे को कितने ज़्यादा कॉल कर रही हूँ यार, तू उठाती नहीं है, चल तू अभी बाद में मुझे बताना तू कहाँ पर है, क्या है, तू ठीक है ना। तो सैम की वहाँ से आवाज़ आती, बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तो कहती यार नेहा बहुत ज़्यादा वरिड है, उसके पापा यार मिल नहीं रहे हैं, उसके पापा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तो कहाँ पर है यार, प्लीज़ उसकी कुछ हेल्प कर सकती तो कर। क्योंकि यार मैंने ना ये वाला ना रोहन को भी दिया यार, सबको नंबर दिया है, उन लोगों को बोला है कि लास्ट लोकेशंस वगैरह ट्रेस करें जिससे अपन पता कर सकें। तो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उसके पापा मेरे साथ ही हैं। तो जैस बोलती है कैसे, मतलब तेरे साथ हैं, क्यों, क्या हो गया, मतलब अंकल और तेरी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई क्या आजकल। कहती है नहीं यार, नेहा को मत बताना यार, उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ है और उसके पापा भी हॉस्पिटल में है और मैं ही उनको लेकर आई हूँ। तो वो मेरे साथ है, तू बस इतना बोल दे कि पापा ठीक हैं। तो कहती नहीं यार वो बहुत वरिड है यार, उसके डैड है, तू ऐसे मत कर। तो कहती यार अभी हालात सिचुएशन ठीक नहीं है, पुलिस केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और ऐसे हालात में यार मैं क्या बताऊँ। तो कहती यार पागल है क्या, तू नहीं बताएगी ऐसे हालात में तो कैसे चलेगा। तो वो कहती है यार तू भी यार मुझे कहाँ यार बीच में डाल रही है। तो कहती है बात बीच में डालने की नहीं है यार, समझ। और तो सैम बोलती है ठीक है यार तू बता दे खुद ही, मैं थोड़ा यहाँ बिज़ी हूँ, और उनका हॉस्पिटल है, सिटी हॉस्पिटल है, जाके इतना बोल दे। और अपना मैं तेरे को लोकेशन व्हाट्सएप कर रही हूँ, वो लोकेशन बता दें। ऐसे बोलकर जो सैम रहती है फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि वो यामिनी और वो पुलिस वाले के साथ बिज़ी रहती है और चीज़ों को देख रही रहती है, क्योंकि कौन है ऐसा जो हिट करके चला गया, और हिट किया तो किया ते इतने ज़्यादा बेरहमी से छोड़कर चल जाना सिचुएशन में, ये सही नहीं थी। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है। दूसरी तरफ जो इशिका को वो लोकेशन सेंड करती है और लोकेशन सेंड करती है, व्हाट्सएप पे बोलती है कि पापा मिल चुके हैं, इस लोकेशन पे हैं। तो वो जैसी वो लोकेशन को पता करती तो कहती है तो हॉस्पिटल का है। तो वो जैज़ को फटाक से फ़ोन करती है, तो जैज़ बोलती है कि हाँ आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, सैम के साथ है, सैम ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, नेहा को बोलो इधर जाए, और सुनो आंटी को मत बताना, चुपचाप आप दोनों निकलो, या फिर आप निकलो, आप नेहा को भी ना बताओ। तो वो कहती है कि नहीं मैं दीदी को नहीं बताऊं। तो कहती है हाँ दीदी को अभी मत बताओ, अभी फ़िलहाल सैम ने भी मना किया है, आप निकल जाओ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं निकलती हूँ, मैं आपको पिकअप करूँ क्या। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है मुझे भी पिकअप कर लो, आ जाओ। थोड़ी देर में जब इशिका जा रही रहती है तो वो कहती है कि
तो सैम नेहा बोलती है कि इशिका आप कहाँ जा रही हो, तो वो बोलती है कि दी वो जैस को पता चल गया है पापा कहाँ पर है, तो उसने मुझे लोकेशन उसके पास लोकेशन है, तो वो कह रही है कि आप गाड़ी लेकर आ जाओ और फिर हम चलते हैं उस लोकेशन पे। तो दी मैं ज़रा जाकर आती हूँ। तो तो सैम बोलती तो उसकी जो दी रहती है वो बोलती है कि आपको क्यों जाना है, मैं जाती हूँ, मुझे भी ले चलो, कार कार से चलते हैं। तो कहती है कि नहीं नहीं दी आप रुको ज़रा, हम जाकर आते हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो कहती है यार मुझे क्या है पता, और यार ये सैम कहाँ है, मैं मुझे जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तभी गायब है यार, मतलब हद हो गई यार, मतलब क्या बोलूँ। और ऐसे करके नेहा की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तभी जो इशिका है वो एकदम से हक करके बोलती है, दी आप टेंशन मत लो, सैम भी सही है, सैम आपको जब मिलेगी तब आप उसको डांट लेना, पर अभी मत रो, अभी मुझे जाना होगा। और ऐसे करके जो सैम रहती है वो सॉरी जो इशिका होती है वो जैज़ के पास निकल जाती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।